बॉस, मुंबई इंडियंस एंड रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, क्या कमाल की कहानी यार। संडे के दिन सेलिब्रेट करते हैं जो मुंबई और आरसीबी ने अचीव किया है उसको, और फिर आऊंगा मैं उस मुकाबले की तरफ जो आज खेला जाएगा। और फैंटेसी के शौकीन लोग एंड तक देखिएगा वीडियो, ताकि कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी के ऑप्शंस आपको आज की टीम बनाने में मिल सके। राइट, मुंबई इंडियंस 5 बार के चैंपियंस, अब इकलौती टीम बन चुके हैं जिन्होंने लगातार 5 मुकाबले इस सीजन जीते हैं। इस टीम ने अपने पहले 5 में से सिर्फ एक मुकाबला जीता था, 5 इन अ रो। मुंबई में है धार, मुंबई की लोकल में है रफ्तार। वो पहुंचे थर्ड ऑन द पॉइंट्स टेबल संडे के अंत तक, लेकिन बता दिया है बाकी सारी टीमों को कि 5 बार का चैंपियन ऐसे ही नहीं बना जाता। मैं तो ये कह रहा हूं, मुंबई वर्सेस आरसीबी का फाइनल लोडिंग थोड़ा सा पोएटिक का एक जस्टिस मैं देखता हूं उसमें, क्योंकि 2013 में मुंबई ने अपना पहला टाइटल जीता था कोलकाता में, ईडन गार्डन्स में होने वाला है इस साल का फाइनल। उसके अलावा संजोग की बात यानी कोइंसिडेंस की बात, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने अपने इस आईपीएल सीजन की शुरुआत की थी केकेआर को कोलकाता के यानी उनके घर पे हरा के। क्या वो कोलकाता में जाके अपना पहला टाइटल जीतने वाले हैं? आई एम जस्ट सेइंग अ वेरी 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 अर्ली प्रेडिक्शन, क्योंकि अभी भी बहुत जान इस सीजन में बाकी है। ऑलमोस्ट 30 मैचेस बचे, बट क्या एमआई और आरसीबी का फाइनल लोड हो रहा है? मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्या आपको ये हकीकत बनता नजर आ रहा है, या फिर गुजरात टाइटंस, दिल्ली कैपिटल्स, पंजाब किंग्स वगैरह वगैरह बताएंगे कि रुको जरा, सब्र करो, अभी सीजन में 28 मैच और बाकी हैं। राइट, मुंबई इंडियंस 5 मैच लगातार जीतते हैं, उसके अलावा थर्ड ऑन द पॉइंट्स टेबल हो जाते हैं। एक ऐसा मैच जिसमें जसप्रीत बुमराह 4 विकेट लेते हैं, एक ऐसा मुकाबला जिसमें ट्रेंट बोल्ट 3 विकेट लेते हैं, एक ऐसा मैच जिसमें सूर्य कुमार यादव भारत के T20 इंटरनेशनल कप्तान अर्धशतक लगाते हैं ताबड़तोड़ अंदाज में, एक ऐसा मुकाबला जहां पे ओपनर रोहित शर्मा भले ही ना चले हो, लेकिन उसके बावजूद रायन रिकल्टन का अर्धशतक आता है। लेकिन प्लेयर ऑफ द मैच कौन बनता है? वो खिलाड़ी जो कि 29 रन बनाता है, वो खिलाड़ी जो कि 2 विकेट लेता है। लेकिन विकेट किसके लेता है? एक ही ओवर में 3-4 गेंदों में ले जाता है निकोलस पूरन का विकेट और ऋषभ पंत का विकेट, और लखनऊ एक्सप्रेस को पूरी तरीके से डिरेल करके कह देता है कि आप शेड में जाइए, ये मुंबई है, यहां पे सिर्फ हमारी लोकल चलती है। व्हाट अ परफॉर्मेंस दैट वाज बाय मुंबई इंडियंस। जीतना एक तरफ, इस तरीके से जीतना, ये सिर्फ जीतना नहीं है, ये सिर्फ 2 पॉइंट्स अर्जित करना नहीं है, एक ऐलान है कि यह टीम जो है जब फॉर्म पकड़ती है तो इनको रोकना लगभग नामुमकिन हो जाता है, अंटिल यू आर अ टीम कॉल्ड रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। तो मुंबई को कांग्रेचुलेशंस, लेकिन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु पहुंच चुके हैं पॉइंट्स टेबल के शिखर पे। पहली टीम बन चुके हैं एक 14 मैच के सीजन में जिन्होंने लगातार 6 मुकाबले अपने घर से दूर जीते हैं। बेंगलुरु की तारीफ करनी पड़ेगी, क्योंकि अपने आप में अब ये रिकॉर्ड बन चुका है। 6 मैच घर से दूर खेले, 6 के 6 मैच जीते नजर आए हैं। हम बात कर रहे थे कि कोटला का किंग कौन होने वाला है। केएल राहुल ने वो कंटारा वाला सेलिब्रेशन चिन्नस्वामी में किया था, क्या विराट कोहली वही सेलिब्रेशन करेंगे? वेल, ऑलमोस्ट दैट, लेकिन किंग तो एक्चुअली बना कृणाल पंड्या। पहला अर्धशतक उन्होंने जड़ा 2016 के बाद। 2016 में एक्चुअली उनका आईपीएल का पहला अर्धशतक आया था, और वो भी दिल्ली के खिलाफ ही आया था। बड़ी पोएटिक सी बात है कि 2025 में दूसरा अर्धशतक आता है, वो भी दिल्ली के खिलाफ आता है। बंदा विकेट भी चटकाता है, अर्धशतक भी लगाता है, और विराट कोहली से को जो मदद की जरूरत थी वो भी करता नजर आता है, और एंड तक खेलता है और आरसीबी को मैच जिताता है। थोड़ा सा सवालिया निशान अक्षर पटेल की कैप्टनसी पे भी, कि मिचेल स्टार्क को क्यों वो 19th ओवर नहीं दिया गया, क्यों 20th ओवर के लिए बचा के रखा गया, जिसकी जरूरत ही इवेंचुअली आरसीबी को और दिल्ली कैपिटल्स को नहीं पड़ी। ठीक है, दिल्ली के लिए अभी कहानी बहुत बाकी है। 9 ही मैच खेले, आरसीबी ने 10 खेले, मुंबई इंडियंस ने 10 खेले, जो दोनों टीमें उनसे ऊपर हैं। तो मुंबई की कहानी में अभी बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स बाकी हैं। 12 पॉइंट ऑलरेडी वो कमा चुके हैं, 2 और जीत की जरूरत है। टेक्निकली देखा जाए आईपीएल के मैच के हिसाब से अगले 5 मैचों में मुझे लगता है कि वो आ जाएगी और दिल्ली सेफ रहेगी। तो बैक टू द सेम क्वेश्चन, आरसीबी इतिहास में पहली बार 6 मैच लगातार अवे जीतती है। जब पिछली बार किसी टीम ने ऐसा किया था तो वो टाइटल जीती थी, और वो भी था उनका पहला, यानी कि कोलकाता नाइट राइडर्स। तो क्या कोलकाता में मुंबई और आरसीबी का फाइनल होने वाला है? कमेंट सेक्शन भर दो, मुझे बता दो। इस सब के बीच में गुजरात टाइटंस कह रहे हैं रुको जरा, सब्र करो, आज हमारा मुकाबला है, आज हम टॉप ऑफ द पॉइंट्स टेबल चले जाएंगे, क्योंकि नेट रन रेट के हिसाब से गुजरात 1.104 और सबसे ऊपर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के पॉइंट ज्यादा हैं। लेकिन गुजरात अगर आज जीतती है तो क्योंकि उनका नेट रन रेट आरसीबी से काफी सुपीरियर है, तो वो ऑटोमेटिकली अपनी टॉप ऑफ द पॉइंट्स टेबल की जो जगह है वो क्लेम कर लेंगे। करना क्या पड़ेगा? करना पड़ेगा कि उन्हें राजस्थान रॉयल्स को हराना पड़ेगा। राजस्थान रॉयल्स का सीजन खत्म नहीं हुआ है, लेकिन अगर आज हार गए तो ऑफिशियली पहली टीम बन जाएंगे प्लेऑफ्स की रेस से एलिमिनेट होने वाले।
पिछली बार जब इन दोनों टीमों की भिड़ंत हुई थी तो 58 रन का फासला था दोनों टीमों के बीच में। बैटिंग पहले करते हुए टाइटंस ने 217 रन जड़ दिए थे बोर्ड पे। साई सुदर्शन ने 82 रन बनाए थे सिर्फ 53 गेंदों में। बाय द वे, साई सुदर्शन की ऑरेंज कैप जा चुकी है, वो विराट कोहली के सिर पे फिलहाल विराजमान है। पर्पल कैप प्रसिद्ध कृष्णा से छीनी जा चुकी है, वो फिलहाल जॉश हेजलवुड के सिर पे विराजमान है। ऑरेंज कैप, पर्पल कैप दोनों आरसीबी के पास है, फिलहाल टॉप ऑफ द पॉइंट्स टेबल उन्हीं के पास है। और ये दोनों कैप्स और ये टॉप ऑफ द पॉइंट्स टेबल गुजरात के पास था। ये सब वापस क्लेम करना चाहेगी हमारी टाइटंस की टीम। आशीष नेहरा स्ट्रेटेजी बना रहे होंगे, आई एम प्रीटी श्योर अबाउट दैट। तो बैटल जो हेड टू हेड की है वो तो डोमिनेट किया है गुजरात टाइटंस ने। 7 में से 6 मुकाबले टाइटंस ने जीते हैं। सवाई मानसिंह स्टेडियम में 2-0 का रिकॉर्ड है टाइटंस के हित में। रॉयल्स जो हैं वो 3 ऐसे मैच हारे हैं लगातार जो कि बड़ी कंफर्टेबल पोजीशन में थे और जीत सकते थे। पहले 2 मैच 9 रन चाहिए थे 6 गेंदों में, एक सुपर ओवर में गया, हार गए। दूसरा आवेश खान ने कमाल का ओवर डाला, लखनऊ के लिए हार गए। तीसरे मैच में आरसीबी के खिलाफ 17 रन चाहिए, 18 रन चाहिए थे 12 गेंदों में। हेटमायर, जुरैल दोनों थे, हार गए। अभी जॉस बटलर ने 2018 से 2024 के जो साल थे वो राजस्थान रॉयल्स के साथ बिताए थे। एक सीजन तो ऑरेंज कैप भी जीती थी जब राजस्थान के लिए खेल रहे थे। आरआर के लिए खेलते हुए उन्होंने संजू सैमसन के बाद ही सबसे ज़्यादा रन बनाए हैं, 3055। उसके अलावा अगर जयपुर में उनका रिकॉर्ड देखा जाए 20 पारियों में 769 रन, एवरेज 45.2 का, एक शतक भी है, 5 अर्धशतक भी हैं। और जयपुर का मैदान है, जॉस बटलर उसको अच्छी तरीके से जानते पहचानते हैं। इस सीज़न अभी तक 356 रन बनाए हैं, 3 अर्धशतक हैं, हाईएस्ट स्कोर 97 नॉट आउट का है। कमाल की चेस थी जो उन्होंने करी थी और उसमें वो स्कोर आया था। और पूरे ढलते हुए सूरज में राजस्थान के एक रोशनी की जो किरण है वो यशस्वी जायसवाल के रूप में आई है। पिछले 4 मैच में 3 50s हैं। एक्चुअली आरसीबी के खिलाफ भी 49 पे आउट हो गए थे, वरना 4 में 4 उनकी 50s हो जाती। 37 रन और बनाएंगे तो वो 2000 का आंकड़ा छू जाएंगे आईपीएल में, जो कि होगा 3rd फास्टेस्ट एवर टू 2000 रन मार्क। ऋतुराज गायकवाड़ ने 57 पारियों में किया था, केएल राहुल ने 60 पारियों में किया था। कुछ की बैटल जिन पे नजर रखनी होगी, शुभमन गिल और जोफ्रा आर्चर। जोफ्रा ने एक कमाल की गेंद डाली थी, शुभमन गिल को आउट किया था पिछले कॉन्टेस्ट में जो अहमदाबाद में खेला गया था। 5 पारियों में शुभमन को सिर्फ 10 रन बनाने दिए हैं, 3 बार आउट किया है। एवरेज 3.3 का है हमारे प्रिंस का, स्ट्राइक रेट 67 का है। जो एक बंदा है जो बहुत परेशान करता है शुभमन को, और ये बैटल आपको पहले ही ओवर में नजर आ जाएगी जब गुजरात बैटिंग करेगी। रियान पराग और नितिश राणा को राशिद खान से थोड़ा खतरा हो सकता है। रियान पराग को राशिद खान ने 5 पारियों में 2 बार आउट किया है, एवरेज 12 का, स्ट्राइक रेट 86 का। नितिश राणा को सिर्फ 1 बार आउट किया है 8 पारियों में, लेकिन स्ट्राइक रेट सिर्फ 125 का है। और नितिश राणा एक्चुअली निकाल लेते हैं, राशिद खान को सिंगल डबल निकाल के खेल जाते हैं। कंसिस्टेंसी सिर्फ यशस्वी जायसवाल की नज़र आई है, लेकिन जो एक्सप्लोसिव स्टार्ट उन्हें मिलती है उन्हें वो सॉलिड फिनिशेस में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हाईएस्ट रन रेट अगर पावर प्ले में देखा जाए तो पंजाब के बाद सबसे ज़्यादा अच्छा रन रेट पहले 6 ओवर में राजस्थान रॉयल्स का है, 10.4। लेकिन अगर आप आगे के फेज में चलेंगे, लोएस्ट रन रेट की अगर बात की जाए ओवर 7 to 16 के बीच में, तो राजस्थान यहाँ फंस जाते हैं। यहाँ पे उनका रन रेट है 8.3 का, जो कि सीएसके और केकेआर के बाद 3rd लोएस्ट है। समस्या अच्छी स्टार्ट, कंसोलिडेट ना कर पाना और फिर फिनिश ना कर पाना, क्योंकि लोएस्ट रन रेट की बात की जाए ओवर 17 to 20 जिसे हम डेथ ओवर्स कहते हैं, तो सीएसके के बाद राजस्थान रॉयल्स का नंबर आता है। 10.2 का रन रेट है, जहाँ पे टीमें 13-14 के आसपास में डील करती हैं। उसके अलावा दूसरी प्रॉब्लम है, पावर प्ले में बहुत डिपेंडेंस जोफ्रा आर्चर पे है। वो लगभग राजस्थान रॉयल्स के बॉलिंग अटैक को कैरी कर रहे हैं फिलहाल। उन्होंने 19 ओवर पहले 6 ओवर में डाले, मतलब पावर प्ले में डालें, 6 विकेट उन्होंने चटकाए, स्ट्राइक रेट 19 का है। वहीं पे दूसरे बॉलर जितने न्यू बॉल के साथ नजर आए हैं राजस्थान के लिए, उन्होंने कुल मिला के 3 विकेट लिए हैं 35 ओवर में। रियान पराग एक और बड़ी समस्या है। देखिए, वैसे तो इस सीजन उन्होंने 234 रन बनाए हैं, लेकिन एक भी अर्धशतक नहीं लगाया, अपनी स्टार्ट को कन्वर्ट ही नहीं कर पा रहा है। उसने 20 रन का आंकड़ा जो है 7 बार पार किया है, लेकिन एक भी 50 नहीं लगाया, तो दैट इज़ अ प्रॉब्लम, स्पेशली बिकॉज वो कैप्टन भी हैं। तो थोड़ी जिम्मेदारी का भार और उठाना पड़ेगा रियान को, क्योंकि इतना निवेश किया है इस फ्रेंचाइज ने। अब नहीं तो कब करोगे रियान, तो आज कर दो, मेरी सिर्फ यही हिदायत रहेगी। हेटमायर का भी समस्या हो गई है, रिटेन खिलाड़ी हैं, बटलर को रिटेन नहीं किया था, हेटमायर को किया था, क्योंकि वो फिनिश कर सकते हैं मैचेस। समस्या क्या है, जहां पे उनका स्ट्राइक रेट 192 200 का हुआ करता था डेथ ओवर्स में, आखिरी 4-5 ओवर में, वहां पे इस सीजन वो स्ट्राइक रेट गिर के 156 का हो गया है। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि 2023 में फिनिशिंग करते थे बेहतरीन, रन भी बनाते थे। 2024 में एग्जैक्टली यही किया, स्ट्राइक रेट 200 का था डेथ ओवर्स में। इस सीजन वो गिर चुका है, एवरेज भी गिर चुका है, रनों की गति के साथ साथ रनों की क्वांटिटी भी कम हुई है।
फील्डिंग की भी और बड़ी प्रॉब्लम है। चेन्नई के बाद वर्स्ट कैचिंग एफिशिएंसी जो है वो राजस्थान रॉयल्स की है। पिछले मैच में उन्होंने फिल सॉल्ट का कैच ड्रॉप किया, देवदत्त पडिक्कल का कैच ड्रॉप किया, दोनों बहुत कॉस्टली प्रूव हुए। मिस चांसेस जो हैं वो दूसरी टीमों को मदद करते हैं वो पार्टनरशिप फॉर्म करने में, वो पार्टनरशिप नहीं टूट पाती है, वहीं पे सारी समस्या आ जाती है। राजस्थान का स्पिन यूनिट भी स्ट्रगल कर रहा है। 9.2 के इकोनॉमी से स्पिनर्स ने गेंदबाजी की है, एवरेज 35.5 का है। अगर मतलब हाईएस्ट रन रेट वर्सेस स्पिन देखा जाए तो गुजरात टाइटंस का ही है, वो 10 के रन रेट से स्पिन को खेलते हैं। तो ऑब्वियसली एक तरफ एक स्ट्रगलिंग स्पिन अटैक है, एक तरफ एक ऐसी टीम है जो टॉप ऑफ द पॉइंट्स टेबल जाने के अलावा स्पिन को बहुत अच्छा खेलती है। ह्यूज प्रॉब्लम्स गुजरात के लिए, ऑलमोस्ट नो प्रॉब्लम्स, क्योंकि टॉप 3 जो है वो न केवल रन बना रहे हैं, उन पे ओवर डिपेंडेंस भी रही है तो वो और निखर के आए हैं। मतलब हाईएस्ट एवरेज की बात की जाए टॉप 3 बैटर्स की, जिसमें शुभमन, साई सुदर्शन और जॉस बटलर नजर आते हैं, तो उनका एवरेज है 53.9 का। कोई भी टीम आसपास भी नहीं है। लखनऊ इज नेक्स्ट, जिनका 41-42 के आसपास का एवरेज है उनके टॉप 3 बैटर्स का। तो ओवर डिपेंडेंस तो रही है, लेकिन उसके साथ साथ 1000 से ज़्यादा रन इन 3 बैटर्स ने अभी तक बनाए भी है। उसके अलावा कोई ना कोई इन तीनों में से 17वें-18वें ओवर से पहले आउट ही नहीं होता है। मतलब कम से कम 70-80 गेंदें खेल के जाता है। गिल और बटलर दोनों ने 3-3 50 लगाए। साई सुदर्शन तो भैया गॉड मोड में खेल रहे हैं, उस तरीके का बैटिंग फॉर्म उनका चल रहा है। मुझे तो लग रहा है इंडिया की वनडे टीम में आना बनता है इस बंदे का। एक्चुअली ओडीआई में जहाँ पे इनके पास समय रहेगा, जितना रेंज ऑफ शॉट्स इनके पास है, ये कॉल अप आ सकता है। 2027 का वर्ल्ड कप जो है सिर्फ 2 ही साल दूर है। You never know, साई सुदर्शन could be a part of that team. गिल और साई सुदर्शन जो है वो सबसे ज़्यादा रन बना चुके हैं इस सीज़न एज अ पेयर। इस साल उन्होंने 448 रन ऑलरेडी इस आईपीएल सीजन में बनाए हैं। एवरेज 56 का है इस पार्टनरशिप का, स्ट्राइक रेट 150 का है लगभग, विच जस्ट टेल्स यू कि स्टार्ट इतनी सॉलिड मिलती है दो ऐसे बैटर्स के। शुभमन थोड़ी सी ज़्यादा रिस्क उठाते हैं, साई सुदर्शन भी बहुत छक्के लगाते हैं, लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा कलेक्टेड एफर्ट लगता है उनका, ज़्यादा संयम के साथ भी खेलने की क्षमता है उनके पास। कलेक्टिव ब्रिलियंस देखिए उनके बॉलर्स द्वारा। मोहम्मद सिराज के 8 पारियों में 12 विकेट हैं, प्रसिद्ध कृष्णा के 8 पारियों में 16 विकेट हैं। जॉश हेजलवुड उनसे पर्पल कैप फिलहाल के लिए छीन चुके हैं, प्रसिद्ध कृष्णा वापस लेना चाहेंगे। साई किशोर के 8 पारियों में 12 विकेट हैं। मतलब टीमों की बात करें जिनके बॉलर्स के पास 10 या उससे ज़्यादा विकेट हैं, तो गुजरात के ऐसे 3 बॉलर हैं। केकेआर के पास भी ऐसे 3 हैं, बट केकेआर की हालत क्या है आप अच्छी तरीके से जानते हैं। किसने सोचा कि प्रसिद्ध कृष्णा का ये 2.0 वर्जन नज़र आएगा। सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर हैं सीजन के जॉश हेजलवुड के बाद। वन ऑफ द बेस्ट इकोनॉमी, सिर्फ 7.3 का इकोनॉमी है। मिडिल ओवर्स का फेज़ है जहाँ पे टीमों को लगता है कि अच्छा पावर प्ले में स्टार्ट अच्छी मिली है, अब थोड़ा सा एक्सेलरेट करते हैं। प्रसिद्ध कृष्णा कहते हैं सर बाद में आइएगा। गुजरात का मिडिल ओवर जो है, मिडिल ओवर जो बैटिंग है वो पिछले सीज़न से इस सीज़न में उसमें बहुत बदलाव आया है। मतलब पिछले सीज़न उनका स्ट्राइक रेट 142 का हुआ करता था, वो 7 से 16 ओवर के फेज़ में अब 165 के स्ट्राइक रेट से रन बनाए जा रहे हैं। उसका एक कारण है कि टॉप 3 बैटर्स में से कोई एक उस मिडिल ओवर्स में सेट होकर खेलता हुआ नजर आता है, तो ऑटोमेटिकली नया बैटर आता भी है तो एक सेट बैटर के साथ आता है, तो रनों की गति बिल्कुल भी कम नहीं होती है। इट्स अ ह्यूज एडवांटेज एंड दैट शोज साइंस ऑफ अ टाइटल विनिंग, पोटेंशियली टाइटल विनिंग साइड। स्पिन यूनिट को रिदम मिल चुकी है। राशिद खान के पहले 4 मैचेस में सिर्फ 1 विकेट था, एवरेज 143 का था, इकोनॉमी 10.2 का था। पिछले 4 मैचेस में 5 विकेट लिए हैं खान साहब ने, और 27 का एवरेज है और इकोनॉमी 10.2 से घट के 8.4 का हो गया है। साई किशोर इज ऑल्सो, साई सुदर्शन के दोनों साई भाई कमाल है, दोनों भाई, दोनों तबाही, दोनों साई। 8 पारियों में 12 विकेट हैं, एवरेज 16.3 का, इकोनॉमी 8.2, नॉट बैड एट ऑल। तो ये कहानी गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स की समस्याएं वगैरह वगैरह। थोड़ा सा डिसाइड कर लेते हैं। मैं तो गुजरात को थोड़ा सा फेवर कर रहा हूँ, थोड़ा नहीं काफ़ी फेवर कर रहा हूँ। राजस्थान में वैसे भी उन्हें खेलना पसंद आएगा, बड़ी बाउंड्रीज हैं तो स्पिनर्स और इफेक्टिव होंगे, और स्पिन यूनिट ज़्यादा अच्छा है गुजरात टाइटंस का, बहुत बेहतर है। तो मैं तीनों स्पिनर को लूँगा, मैं राशिद को भी लूँगा, मैं साई किशोर को भी लूँगा, मैं हसरंगा को भी लूँगा अपनी फैंटेसी टीम में, क्योंकि यहाँ पे स्पिनर्स को विकेट मिलने की चांसेस ज़्यादा हैं। थोड़ा सा पिच और कंडीशंस के बारे में बात करें तो जो 7 में से 4 मैचेस जयपुर में हुए हैं वो जीते हैं चेजिंग साइड ने लास्ट ईयर से लेके अब तक। एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर जो है वो 184 का है। डे टेम्परेचर्स यहाँ पे 40 से ऊपर के रहे हैं, और जो शाम है वो थोड़ी सी ठंडी हो जाती है। मैं 8-3 का रेशियो रखूंगा अपनी फैंटेसी टीम में। मैं गुजरात के ज़्यादा से ज़्यादा प्लेयर्स खिलाने की कोशिश करूंगा। अगर गुजरात पहले बैटिंग कर रहे हैं तो टॉप 3 बैटर्स को तो मैं डेफिनेटली अपनी टीम में रखूंगा। उसके अलावा प्रसिद्ध कृष्णा को रखूंगा, राशिद खान को रखूंगा, साई किशोर को रखूंगा, और मोहम्मद सिराज को भी मैं लेने के बारे में डेफिनेटली सोचूंगा। तो ये 3 टॉप के बैटर्स और उसके अलावा ये 4 बॉलर्स, और एक और कॉम्बिनेशन के बारे में मैं सोचूंगा डिपेंडिंग कि शर्फिन रथरफर्ड खेलते हैं कि नहीं, क्योंकि काफ़ी इंपैक्टफुल कंट्रीब्यूशन शर्फिन रथरफर्ड का भी आ सकता है
राजस्थान के खेमे से सिर्फ हसरंगा के बारे में मैं सोचूंगा, यशस्वी जायसवाल को कंसिडर करूंगा, क्योंकि अगर कोई इस मैदान पे रन बना सकता है राजस्थान की तरफ से तो वो होंगे। वैभव सूर्यवंशी आपको खेलते हुए नजर आएंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो आपको एक 70-80 रन की पारी इतनी आसानी से दे सकते हैं। दे दें तो बहुत अच्छा है, 14 साल का लड़का है, इट बी अ ग्रेट स्टोरी फॉर द IPL, बट चांसेस मुझे उतनी नहीं लगती। इंस्टिंक्ट को मैं बैक कर रहा हूँ, तो यशस्वी के साथ मैं जाना चाहूँगा। आई माइट गो विद ध्रुव जुरैल एंड वनिंदु हसरंगा, या फिर मैं थोड़ा सा अलग सोचूं, मैं ध्रुव जुरैल को भी ड्रॉप कर दूं, मैं जोफ्रा आर्चर के साथ जाऊं। कैप्टन मेरे साई सुदर्शन होंगे, वाइस कैप्टन मेरे प्रॉबली साई किशोर होंगे, जिसके बारे में मैं सोचूंगा। और अगर मुझे ऐसा लगा कि आज शुभमन गिल का दिन हो सकता है, तो मैं हो सकता है उन्हें भी वाइस कैप्टन के बारे में सोचूं। बट एक स्पिनर को वाइस कैप्टन लेना मे नॉट बी सच अ बैड ऑप्शन आफ्टर ऑल। और अगर आपको पेसर्स पसंद है तो आप प्रसिद्ध कृष्णा को कंसिडर कर सकते हैं, बिकॉज बंदा बहुत अच्छे फॉर्म में है। तो ये तो हमारा प्रीव्यू राजस्थान और गुजरात के इस मुकाबले का सवाई मानसिंह स्टेडियम में। गुजरात फेवरेट्स हैं, हैवी फेवरेट्स हैं, लेकिन मुंबई और RCB के इस सीजन के फेवरेट्स हैं, ये बताना मत भूलना। टॉप रन गेटर कौन, टॉप विकेट टेकर कौन और जीत कौन रहा है, एज ऑलवेज बता देना। और मिलते हैं अगले वीडियो के साथ बहुत जल्द।